हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीडीपी की क्लास में मैं सीडीपी के टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगी। इसे फर्स्ट सेक्शन में मैंने 30 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए थे, टॉप 30 क्वेश्चन, और देन इसका आंसर भी बताया था मैंने, और आपसे कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, ये सेक्शन मैं उम्मीद करूँगी ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा और आप इन्जॉय करोगे। इसमें भी मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और साथ के साथ मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। आपसे फिर कहूँगी कॉपी और पेन लेके आप जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नोट करते जाइए, और उसके साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें सबसे पहले समझनी होगी कि अधिगम में सुधार, अधिगम बच्चे का अधिगम है जिसमें कुछ कमी है, जिसमें हमें सुधार करना है, और अधिक उपयोगी इसमें विकल्प कौन सा। इन दो को सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना। तो जितने भी ऑप्शन है उसको पढ़िए। सबसे पहला ये है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों का उपयोग कर विषय का स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके माध्यम से मेरे ख्याल से बच्चे के अधिगम में हम सुधार नहीं ला सकते, उसके अधिगम को आगे बढ़ा सकते हैं, अधिगम के प्रति बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। हम केवल परीक्षा का आयोजन करके बच्चे के अधिगम में सुधार नहीं ला सकते। कक्षा में समस्त प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेगा। कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर लिया, इसके माध्यम से बच्चे के अधिगम में सुधार नहीं आ सकता। कक्षा को मतलब शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं उसमें एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ बातचीत करने का अगर अवसर प्रदान करेंगे और बातचीत करने के अवसर में अगर मदद करेंगे तो जो भी बच्चे के अधिगम में जो भी सुधार होता है उसमें शिक्षक कर सकता है। तो इसका राइट आंसर यही है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बातचीत करने में मदद करेंगे मतलब किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल नहीं रहा है, इसके बाद डिस्कस करने के लिए जितने मदद करेंगे, जितना मतलब ऐसे गतिविधियों का आयोजन करेंगे, उतना ही बच्चे के अधिगम में सुधार हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन में भी अगर हमें सॉल्व करना था दो चीज़ अंडरलाइन करनी होगी, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन, दूसरा नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि नहीं है। इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं। यह असतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, आपको पता होगा मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन ये है कि जो कक्षा में प्रतिदिन जो बच्चे का मूल्यांकन दिया जा रहा है, और ये शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ जो मूल्यांकन मतलब बच्चे का जो करते हैं, एक यूनिट पढ़ाई बच्चे का मूल्यांकन कर लिया, या एक चैप्टर पढ़ाया बच्चे का मूल्यांकन कर लिया, एक दिन में जो भी पढ़ाया उसका मूल्यांकन दिया, व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की बच्चों को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट कंप्लीट होगी, उसके बाद बच्चे का यूनिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन किया थोड़े बड़े लेवल पे जाकर, तो ये व्यापक मूल्यांकन होगा। तो कौन सा अंग नहीं है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल है। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। अगर हम उसकी उपलब्धि में खेल कूद की उपलब्धि देखें, या फिर हम उसकी शैक्षिक उपलब्धि देखें, या उसकी क्या कहते हैं विचार अभिव्यक्ति संबंधी उपलब्धियों को देखें, किसी भी उपलब्धि को देखें तो उन सब क्षेत्रों में पर यह केंद्रित होता है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये हो सकता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, इसे बिल्कुल किया गया। और जो नहीं है, केवल व्यापक और सतत मूल्यांकन का यही मतलब नहीं होता है जिसमें बच्चा धीमी गति से सीख रहा है ये देखे, खराब गति से सीख रहा है ये देखे, बुद्धिमान व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए उपयोगी, ये बिल्कुल गलत है। इसके हम मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की हम इसको जांच करके और उसमें सुधार ला सकते हैं। हम ये देख सकते हैं बच्चे ने कितना सीखा, केवल इसी को ये चिन्हित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। इसका राइट आंसर जानने के लिए हमें दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक सीखने के लिए मूल्यांकन और एक सीखने के मूल्यांकन। जो सीखने के लिए मूल्यांकन है वो FAA है, FAA फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस पर बेस्ड होता है, फीडबैक।
इसमें ज़्यादातर फीडबैक होता है कि पर डे अगर टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करेगा और उसके आधार पे बच्चा ये टीचर ये देखेगा कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो सीखने के आधार पर किया जाता है कि हम टीचर रोजाना पढ़ा रहे हैं, रोजाना फीडबैक के द्वारा उन्हें पता चल पा रहा है कि वो कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझा पा रहे हैं, स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। और लेकिन जो सीखने के मूल्यांकन जो होता है समेटिव असेसमेंट पे बेस्ड होता है। जो समेटिव असेसमेंट है वो उपलब्धि को मापता है केवल, कि बच्चा की उपलब्धि क्या है। अगर हमने बच्चे को सिखा दिया, सिखाने के लिए हमने मूल्यांकन लिया, बच्चे सीख चुके हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन कि बच्चे सीख चुके हैं और सीखने के आधार पर वो उसके जो सीखने का स्तर कितना है, कितना वो सीख चुके हैं, कितना नहीं सीख चुके हैं, उनके रिजल्ट को फाइंड आउट करता है, जो ऐसे 1 होता है। तो ऐसा हमें ऑप्शन मतलब में पुट करना है जिसमें दोनों ही उपयोगी हों। पहला वाला जो है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में तथा तदनुसार शिक्षण रणनीति कर सकता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केवल जो ऑप्शन है वो एफए को फोकस करता है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट और एफए को, सीखने के लिए मूल्यांकन। दूसरा है आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आंकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए SA1, ये FA1 है, ये SA1 है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतरालों को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ये भी बिल्कुल नहीं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के राइट आंसर ये वाला है। इसके आधार पे मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो जो इसका राइट आंसर था वो राइट आंसर 4th वाला है। इसमें बच्चों की प्रगति, बच्चों को हमने सिखा दिया और फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा हम बच्चे की प्रगति को जान लें, क्योंकि बच्चा कहाँ तक सीख पाया, कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया। और जो समेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट के उपलब्धि के स्तर को, कि उपलब्धि ये क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी में गया है या निम्न श्रेणी में गया है या मध्य श्रेणी में गया है, कितनी उसने उपलब्धि, मतलब कितने मार्क्स को अचीव किया है, कितने उसके नंबर आए। 20 में से अगर 5 नंबर आए हैं तो निम्न श्रेणी में आया है, अगर 20 में से 19 नंबर आए तो उच्च श्रेणी में गया है, 20 में से अगर 10-15 के बीच में आया है तो मध्य श्रेणी में गया। इसके आधार पे हम इसको उपलब्धियों को माप सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर 4th होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव होता है। आप इसमें ऑप्शन देखिए, जितना संभव हो उतनी आवृत्तियों से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। परीक्षा का आयोजन करके केवल संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाए, बिल्कुल नहीं। गतिविधियों का हम उन गतिविधियों का आयोजन करेंगे जो मतलब वर्षों से चली आ रही हैं, उन गतिविधियों का आयोजन करके हम संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का अंदर हम संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। एक अच्छा अगर इन्वायरमेंट जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होकर बच्चे की रुचि, आवश्यकताओं, जिन चीज़ों को बच्चा सीख सकता है क्रिएटिविटी के थ्रू, एक ऐसा इन्वायरमेंट है विविधतापूर्ण, मतलब डिफरेंट तरीके का इन्वायरमेंट अगर बच्चे को उपलब्ध कराएंगे हम, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 3rd वाला है। और सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत विधि पर बल देना, बिल्कुल नहीं। अगर हम सहयोग नहीं बच्चे को कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्तिगत विधि पे, एक केंद्रित विधि पर हम फोकस कर रहे हैं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हम संभव नहीं है उस जगह। 5 क्वेश्चन, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अब मैंने बताया था आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो थ्योरी थी वो जिन प्याजे थी। जिन प्याजे ने इसकी 4 स्टेजेस बताई थी। 4 स्टेजेस, ये सारी 4 स्टेजेस हैं, जिसमें पहली जो स्टेज थी संवेदिक कामक अवस्था, इसकी जो एज थी वो थी 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। फिर जो दूसरी वाली स्टेज थी 2 से 6 वर्ष तक की। जो 3rd स्टेज थी 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की। और जो 4th स्टेज थी वो 11 से 15 वर्ष तक की। तो सबसे पहले यही आंसर, अगर आपको यही चीज़ पता है तो सबसे पहले यही आंसर क्लियर हो जाएगा कि 1 वर्ष तक के शिशु, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है संवेदिक कामक अवस्था। और संवेदिक अंग अवस्था में मैंने आपको बताया था कि बच्चे इसमें अपने संवेदिक अंगों के माध्यम से सोचते हैं, समझते हैं और क्रियाएं करते हैं, और बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी इसके माध्यम से होता है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है संवेदिक कामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले किसने निर्माण किया? अब बुद्धि परीक्षण, इससे पहले एक क्वेश्चन और लेकर आई थी इसे फर्स्ट सेक्शन में मैंने कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, ये आप बिल्कुल, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। बिने और साइमन ने दिया है, और बिने और साइमन दो अलग अलग पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है बिने और साइमन। लेकिन इसमें ये पूछा रहा है बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किसने किया? तो सबसे पहला जो निर्माण है केवल और केवल बिने ने किया है। इसमें एक चीज़ और कंफ्यूज करती है, बिने ने किया। एक और आता है कि बुद्धि परीक्षण का सूत्र किसने दिया? बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया है। और आईक्यू टेस्ट की अगर बात करें, आईक्यू टेस्ट को किसने दिया है? स्ट्रेन ने दिया है आईक्यू टेस्ट को। तो इस प्रकार से कुछ मतलब अलग अलग कुछ इसी तरीके मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ध्यान रखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय जो है बिने साइमन ने दिया है, लेकिन बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था केवल बिने ने किया था। और आईक्यू का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया है वो दिया है टर्मन ने। लेकिन जो आईक्यू का की बात की गई है जिसमें आईक्यू के अलग अलग स्थिति उसने स्ट्रेन ने बताई है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि अब स्वयं में विशिष्ट, अपने आप में विशिष्ट है, तो इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षार्थी में ना तो कोई सामान्य विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। बिल्कुल गलत। हर किसी बच्चे में खुद की एक सामान्य विशेषता होती है और सामान्य विशेषता के आधार पर ही इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और उसके मतलब सामान्य लक्ष्य भी हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों के अंदर सामान्य विशेषताएं भी होती हैं कि वो भी उसका स्वभाव सज्जनशील सहनशील, तो कुछ विद्यार्थी का शिक्षार्थी इसका भाव भी सहन और सज्जनशील होगा, तो ये विशिष्टता को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो इसका आंसर ये रॉन्ग है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठचर्या संभव नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता विशिष्टता का। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हम विशिष्टता को नहीं दर्शाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल है। दो कोई विद्यार्थी अगर हम ये कहें कि उनकी रुचि एक जैसी हो, एक समान हो, प्रतिभाएं दोनों में एक समान हो, या योग्यताएं एक समान, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद नहीं हो। ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन को वो दोनों चीज़ें, लेकिन ये नहीं कि पूरी, ये एक छात्र या एक शिक्षार्थी उसको जितनी भी चीज़ें पसंद है वो दूसरे शिक्षार्थी को ही पसंद। एक व्यक्ति की जो योग्यता है प्रतिभाशाली योग्यता का है, तो दूसरा और प्रतिभाशाली योग्यता का भी स्तर है कि अगर 104 से अब उसकी बुद्धि लब्धि है तो दूसरे पर्सन की भी 104 से ठीक एज इट उसी पॉइंट पर बुद्धि लब्धि होगी। तो ये नहीं होता, तो ये सारी कुछ होती हैं विशिष्टताएं। तो इसके आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, तो इसका अर्थ फोर्थ है अगर इसके हम राइट क्वेश्चन की बात करें तो। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। अगर इंडिविजुअली हम स्टूडेंट की बात करें तो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य दक्षता में, बुद्धि विकास के सिद्धांतों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकास की दर। विकास की दर कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल में जो विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। किसी में मतलब अगर वो अधिगम की प्रक्रिया के आधार पर देखे कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, कोई विद्यार्थी उसी चीज़ को उतने समय में ना सीखकर उससे कम समय पे से सीखता है, कुछ विद्यार्थी उससे अधिक समय में सीख सकता है। तो हर किसी के अधिगम की प्रक्रिया के आधार पर देखें या किसी भी विकास के किसी भी पक्ष के, शारीरिक विकास के पक्ष के आधार पर देखें, मानसिक विकास के पक्ष के आधार पर देखें, सामाजिक विकास के पक्ष के आधार पर देखें, तो हर किसी व्यक्ति में सीखने की जो दर होती है या विकास की जो दर होती है वो अलग अलग पाई जाती है, गति अलग अलग पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है विकास की गति। नेक्स्ट है सृजनात्मक मुख्य रूप से, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित होती है। जो क्रिएटिविटी होती है मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडलिंग, बिल्कुल नहीं। मॉडलिंग क्या होती है? नए नए ड्रेस तैयार होकर, नए नए तरीके से तैयार होकर और उसको मॉडलिंग करना, इस तरीके से मॉडलिंग होती है। तो मॉडलिंग ये है ही नहीं। मॉडलिंग एक फील्ड है क्रिएटिविटी का कि हम मॉडलिंग में भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी मुख्य रूप से इसी चीज़ से संबंधित नहीं होती है।
अनुकरण बिल्कुल भी नहीं, अनुकरण से भी संबंधित नहीं है। अनुकरण क्या होता है, किसी व्यक्ति के की बातों को दोहराना, किसी व्यक्ति के द्वारा सीखे कुछ जो व्यक्ति कुछ से मतलब अध्यापक हमें सिखा रहा है उन चीज़ों को सीखना, ये अनुकरण होगा। तो ये भी नहीं है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोनों ही चिंतन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभिसारी चिंतन जैसे इसका आंसर अभिसारी चिंतन भी नहीं है। अभिसारी चिंतन होता है जैसे कि बच्चे के सामने किसी तथ्य को रख दिया, तथ्य के आधार पर अगर तथ्य के आधार पर अगर वो निष्कर्ष निकालता है, ऐसा चिंतन करता है, तथ्य रख दिया जैसे कि उसके सामने हमने 2 और 3 ये 2 अंकों को रख दिया, तो उसके सामने तथ्य रखा, तो उसको सोचेगा, चिंतन करेगा कि 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो इसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाल दिया तथ्य के आधार पर कि 2 और 3 5 होते हैं। तो ये हो गया एक तरह का अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी चिंतन क्या होता है, विभिन्न प्रकार मतलब किसी समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को विभिन्न तरीके से सोचना, मतलब किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीके का प्रयोग करना, विभिन्न विधियों का यूज़ करना। तो ये होता है अपसारी चिंतन। और क्रिएटिविटी भी क्या होती है, किसी भी समस्या से बाहर निकलना, किसी भी समस्या से हम किस तरीके से बाहर निकले हैं और एक समस्या का हम कितने प्रकार से समाधान कर सकते। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के सामने हमने कोई समस्या रख दी, जैसे कि पजल सॉल्व करने के लिए, कोई किसी तरीके से पजल सॉल्व करेगा, कोई किसी तरीके से, और उस पजल सॉल्व करने के लिए उसके पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के तरीके होंगे। तो किसी भी समस्या का समाधान विभिन्न तरीके से करना या किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचना ही अपसारी चिंतन होता है। और क्रिएटिविटी भी सेम यही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण। जॉन डीवी ने एक लैब विद्यालय मतलब था, उसका नाम क्या था ये आप पहले बताइए। मैंने एक विद्यालय का निर्माण किया था। पहला था फैक्ट्री विद्यालय, नहीं इसका आंसर नहीं है। प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, ये भी नहीं है। सामान्य विद्यालय, ये भी नहीं। जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय की बात की थी, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की बात की है। प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक या प्रतिपादक भी जॉन डीवी माने जाते हैं। जॉन डीवी ने कहा है कि बच्चों को सिखाने के लिए एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में भी जॉन डीवी ने बात की है। ऐसा इन्वायरमेंट होगा तभी हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। बच्चे की योग्यता, क्षमता, उसकी अनुभूति, स्तर, रुचि, आवश्यकता, इसके अनुकूल ही शिक्षा का निर्माण होना चाहिए, इसके अनुकूल ही बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनका ये कहना था कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें जितनी भी सुविधाएं हैं वो छात्रों के अनुकूल हो, ना कि हम छात्रों को विद्यालय के अनुकूल बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही उदाहरण है। मतलब पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही भाषा और विचार के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है जो दोनों के को लेकर ही एक सुटेबल बैठता है कि दोनों ने इसी चीज़ पे बात की, यानी कि इसने इस पे बात की, उसने उस पे बात की, ऐसा नहीं। दोनों के लिए एक ही तथ्य कौन सा मतलब सुटेबल है, विकल्प कौन सा सुटेबल है, इसमें आपको चयन करना है। तो इसके लिए आपको वही 2 चीज़ों पर अंडरलाइन करनी है। एक तो पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के जो दृष्टिकोण हो भाषा और विकास को लेके मिलते हों। तो हम पहला जो ऑप्शन है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों के ही विचार अलग अलग हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये भी बिल्कुल अलग अलग क्योंकि ऑपोजिट है। इन दोनों ही विकल्पों में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। इसमें अब आएगा, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, मतलब दोनों का मानना है कि बच्चों की जो भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं। तो ये भी गलत है कि मतलब बच्चों की भाषा से विचारों का जन्म लेते, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने अलग अलग अपने रूप में जस्टिफाई कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है 4th ऑप्शन, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं, ये इसका राइट है। दोनों का कहना है कि बच्चे की जो भाषा होती है, जैसे इस प्रकार से भाषा के अभिव्यक्ति करते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर विचार जन्म लेते हैं। जैसे कि जिन पियाजे ने भी अवस्था के अनुकूल भाषा विकास पर बल दिया था, संज्ञानात्मक विकास पे, तो उन्हें कहा था जब बच्चे का जन्म होता है, छोटे होते हैं तो अलग अलग तरीके से भाषा के अभिव्यक्ति करते हैं, उसके आधार पर उनके विचार बनते हैं। फिर जब वो दूसरे स्टेज में आता है तो उसके अकॉर्डिंग भाषा की अभिव्यक्ति करेगा, जितने उन्होंने शब्दों को सीखा है, जितने भाषा पर जितना भी सामंजस्य स्थापित किया है, उसके अकॉर्डिंग वो
विचारों को व्यक्त करेगा। और वाइगोत्स्की का ही मानना यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है, समाज में जाता है, समाज से भाषा को सीखता है, उसके जो सामाजिक वातावरण के अनुकूल है उसके भाषा का विकास होता है, उसके आधार पर ही उनमें विचारों का जन्म होता है। तो दोनों के ही इसके आधार पर दोनों की विचारधारा काफ़ी हद तक दोनों के दृष्टिकोण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4th वाला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। और एक बाल केंद्रित शिक्षा जो कक्षा है बाल केंद्रित, जिसका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करें तो उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य रूप से शिक्षक से नहीं सीखते, मतलब डिफरेंट टाइप के तरीके यूज़ करते हैं। और शिक्षक भी ऐसी पाठचर्या, ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर हो, ना कि टीचर सेंटर हो। व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअली हम एक एक बच्चों पे फोकस नहीं कर सकते, इंडिविजुअल एक एक चीज बच्चों को नहीं सीख। समूह में ये भी पॉसिबल नहीं है कि केवल हम बच्चा समूह में ही सीख पाए। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है उसमें मुख्यतः बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप, इंडिविजुअल भी सीखते हैं और ग्रुप में भी सीखते हैं। ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रगतिशील जो लैब की बात की गई थी। तो इसका जो समर्थन है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किया है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का पे विचार व्यक्त किया, उसका समर्थन भी जॉन डीवी ने किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष है। मतलब जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था उसका, तो उसका कक्षा कक्ष का जो वातावरण था वो कैसा था, कैसी कक्षा थी उस समय की? तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अप्रभावी है। बिल्कुल नहीं। जब शिक्षा राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, तो उसके बाद शिक्षा अप्रभावित ही नहीं। अगर अप्रभावित से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, लेकिन इस ऑप्शन को आगे पढ़ लेते हैं हम। है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल गलत है ये। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। लिंग की बात तो इसमें की ही नहीं गई थी कि लिंग के आधार पर, मतलब एक लिंग के अनुसार अधिक समजातीयता मतलब लड़के सबसे ज़्यादा है या लड़कियां सबसे ज़्यादा है, इस आधार पर बिल्कुल भी बात की गई। इसके बाद कक्षा का माहौल जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आयु के अनुसार अधिक समजातीयता ये थी क्योंकि इसके तहत क्या गया था, 6 से 14 आयु या वर्ष के वर्ग के बच्चों की बात की गई थी, के बच्चों की बात की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। तो इस प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में अधिकतर आयु के अनुसार अधिक समजातीयता देखने को मिली। सेम आयु के, मतलब ज़्यादातर सेम आयु के विद्यार्थी स्टूडेंट ज़्यादातर कक्षा में मिले। तो उसका माहौल जो राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ था 2009 का, तो उसके बाद कक्षा का माहौल कुछ इस तरीके का था, आयु के अनुसार अधिक समजातीयता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आश्रय। इसमें बताएंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है या चाइल्ड सेंटर जो मेथड है जो कक्ष में अपनाई जा रही है उससे क्या आश्रय है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देगी। ये बिल्कुल गलत है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए निष्कर्ष खुद ही निकाल देगा, सब कुछ खुद ही बता लेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट को कुछ ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वो निष्कर्ष खुद ही निकाल सके। तो ये मतलब सही नहीं है। परंपरागत व्याख्यात्मक विधि, बिल्कुल गलत। परंपरागत में व्याख्यान विधि जो वर्षों से चली आ रही है, तो ये नहीं कि हम चाइल्ड सेंटर, ये तो टीचर सेंटर हो गया एक तरह से कि टीचर को जो मन कर रहा है उस मेथड का यूज़ कर रहा है। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर मेथड का यूज़ करेगा तो वो स्टूडेंट सेंटर या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि मानी जाएगी। नेक्स्ट है, उन गतिविधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। ये बिल्कुल गलत है। मुख्यकर्ता वही अध्यापक, तो ये बिल्कुल गलत है। वे या अध्यापक के स्टूडेंट, मतलब एक ही पर केंद्रित, तो केवल अध्यापक है या केवल स्टूडेंट पर मुख्यकर्ता। नेक्स्ट 4th नंबर का जो ऑप्शन है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। मगर हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मेथड की बात करें तो उसमें क्या होता है
कि वैसा अधिगम उनके सामने कराता है। इसमें अधिगमकर्ता की पहल कि वो क्या सीखना चाहता है, क्या नहीं सीखना चाहता, उसकी रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी योग्यता क्या है, क्षमता क्या, उसके अनुकूल ही हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अधिगमकर्ता की पहल, अपनी खुद की पहल, वो क्या सीखना चाहता है, और तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं कि किस प्रकार से सीख रहा है, किस प्रकार से नहीं सीख रहा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय। इसमें अधिगमकर्ता खुद अपने एफर्ट्स लगाता है, ये नहीं कि दूसरे उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, दूसरे उसमें ये कर रहे हैं, तो खुद की पहल क्या है ये इस पे केंद्रित होता है। इसका जो राइट आंसर है वो 4th वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, किस क्षमता से संबंधित होती है। तो इसमें जो फर्स्ट है ऑप्शन, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेराफेरी करना, सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व बोलना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि जो भी पर्सन है वो व्याकरण में दक्ष हो, व्याकरण के नियमों में दक्ष हो, व्याकरण की पूरी जानकारी हो, तो ध्वनि के प्रति वो जागरूक, मतलब ध्वनि संबंधी जागरूकता है क्या, मतलब किसी ने कुछ बोला या कोई कुछ बोल रहा है तो उसके प्रति हम अवेयर हो कि इसने ये क्या बोल रहा है, उसको समझ सके, सुन सके, उसके अनुकूल अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर सके, और जो सामने वाला पर्सन अगर हमसे कुछ बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने विचारों की हेरा फेरी करके जब हम उसका आंसर देते हैं, तो यही होता है ध्वनि संबंधी जागरूकता। तो इसका आंसर ये नहीं, जानना समझना व लिखना। अब इसमें लिखने की, जानना समझना तो सही है, लेकिन इसमें लिखने की बात आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये नहीं है। सही व धारा प्रभाव बोलना। अब हम कोई भी पर्सन हमसे बात कर रहा है, हम सही धारा प्रवाह के साथ बेशक कुछ भी बोल रहे हो, तो ये मतलब ध्वनि संबंधी जागरूकता का हिस्सा नहीं है। जिसका फर्स्ट वाला आंसर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, मतलब सामने वाले पर्सन ने कि कोई हमें ध्वनि सुनाई, कि सामने वाले पर्सन ने हमें कुछ बोला, तो उसकी संरचना पर कि हम उसको कैसा आंसर दे, कैसा नहीं दे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वाक्य को मतलब बना सके, वाक्य की संरचना कर सके, और उसमें कुछ हेरा फेरी, मतलब अपने विचारों को मर्ज करके हम उसके संग बातचीत कर रहे हैं, तो ये होगा हमारे ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेराफेरी करना, ये इसका राइट आंसर है। और यही कहलाएगी ध्वनि संबंधी जागरूकता से संबंधित क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है। अब इसमें किस स्टेज में आकर बालक बोलता है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानने लगता है, और उसमें अहम केंद्रित भावना ज़्यादातर आ जाती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी मैं भी कुछ हूँ, मतलब अपने आप में मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई समाज में कोई इज्जत है, कोई समाज में कोई स्थान है, इस तरीके से सोचने लगता है। इस तरह की भावना कौन से स्टेज में आती है। शैशवावस्था में बच्चा बिल्कुल नहीं कहता है, पौणावस्था में भी नहीं, क्योंकि पौणावस्था तो जाते जाते वो अपने आप को जान जाता है और अवेयर हो जाता है, परिपक्वता की स्टेज से वो कोप से बिल्कुल आगे चला जाता है, मैच्योर हो जाता है। बाल्यावस्था में भी इस तरीके की चीज़ें नहीं आती कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर समूह में रहता है, खेल की प्रवृत्ति बच्चे में ज़्यादा विद्यमान होती है। तो किशोर अवस्था में बच्चा क्या करता है, शीशे के सामने अपने आप को मतलब खड़ा होकर अपने आप से बातचीत करता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भी समाज में कोई अस्तित्व है, और मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ चाहता हूँ, मेरी भी कुछ अनुभूतियाँ हैं, मतलब अपने आप से बातें करने लगता है। तो इस तरह की भावना बच्चे के अंदर पाई जाती है किशोर अवस्था में। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अब विकास के बारे में जो फैला है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये बिल्कुल राइट है। जो विकास होता है डिफरेंट टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनमें डिफरेंट गति से होता है, ये नहीं कि हर व्यक्ति में एक ही गति से विकास होगा। किसी में किसी चीज़ का विकास जल्दी हो जाता है, किसी में किसी चीज़ का विकास थोड़ी देर से होता है, किसी में किसी चीज़ का विकास बहुत हो ही नहीं पाता है, बहुत ही कम हो पाता है। तो इस तरीके से विभिन्न व्यक्तियों में विकास की जो गति होती है अलग अलग होती है। कोई समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, कोई समय के बाद भी परिपक्व नहीं होते, कोई समय के अकॉर्डिंग ही परिपक्व होते हैं। तो इस तरीके से विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बिल्कुल नहीं, वृद्धि होती है। जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से चलती है, इसके बाद रुक जाती है, वृद्धि होती है, विकास नहीं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे चला जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं होता। हम विकास की बात करें एक लाइन से चेंजेस विकास हो रहे, नहीं, कभी धीमी गति से, कभी तीव्र गति से, कभी धीमी गति से, कभी तीव्र गति से, ऐसे विकास की प्रक्रिया चलती है। वो लंबद ना होकर वृत्तकार की होती है। इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट,
मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? शब्द या पद एक ही हम मानते हैं, किसका प्रयोग किया है? तो जो मानसिक संरचना है, मानसिक संरचना अपने माइंड में हम चिंतन करते हैं, अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर अपने मस्तिष्क में, और उसके आधार पर ही व्यक्ति चिंतन करते हैं। मैंने आपको जिन पियाजे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था, मैंने कुछ पद के बारे में बताया था, किसी पद के कुछ पदों का प्रयोग किया, इसमें बताया था कि हर बालक में हर बच्चे में एक बिहेवियरल पैटर्न होता है और उस पैटर्न को अपने मस्तिष्क में फिट कर लेते हैं और उसी पैटर्न के थ्रू वो विचार करता है, चिंतन करता है। तो जिन जो है वो बिल्कुल नहीं है। जिन क्या होते हैं? पूर्वजों से, वंशानुक्रम, जो अपने माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं, वंशानुगतता, आनुवांशिकता, तो ये जिन नहीं है। परिपक्व प्रखंड, ये भी बिल्कुल नहीं। मेच्योरिटी लेवल, मेच्योर होना है, हम ये नहीं कहेंगे कि चिंतन के निर्माण का प्रखंड है, बिल्कुल नहीं है। स्कीमा, इसका राइट आंसर स्कीमा। मैंने बताया था कि हर बच्चे के अंदर, हर बालक के अंदर स्कीमा होता है। स्कीमा क्या है? बिहेवियरल पैटर्न, एक बिहेवियरल पैटर्न, व्यवहार करने का एक तरीका, और उस बिहेवियरल पैटर्न को जो बच्चे होते हैं अपने मस्तिष्क में फिट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, और चिंतन करते हैं, सोचते विचारते हैं, फिर अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हैं। स्कीमा को मैंने ये बताया था, स्कीमा क्या करता है? चिंतन का निर्माण करता है, सोच विचारने की क्षमता का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर है स्कीमा। और हर व्यक्ति में स्कीमा होता है, डिफरेंट टाइप के, किसी में किसी तरीके का स्कीमा होगा, किसी में किसी तरीके का स्कीमा होगा। विकास का क्षेत्र ये बिल्कुल नहीं, तो इसका राइट आंसर है स्कीमा। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता, पूर्व संक्रियात्मक काल में मैंने बताई थी कि इसमें क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, बच्चा ज़्यादा कोई क्रिया नहीं करता है। तो इसमें संज्ञानात्मक योग्यता किस प्रकार से विकसित होती है? तो फर्स्ट है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, बिल्कुल नहीं, ये होती है संवेदिक कामक अवस्था में। दूसरे के प्रति दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अभिकल्पना कौन सी अवस्था में कल्पना ज़्यादातर करने लगता है? बढ़ते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, तो ये भी नहीं है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। इसमें क्रिया नहीं करेगा, जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, जो कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसको समझेगा, जानेगा, पहचानेगा। तो जो स्टेज होती है वो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। ये जो सिद्धांत है वो जिन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब जो लेव वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो इनके अनुसार क्या मानना था? उन्होंने भाषा के बारे में ज़्यादातर बात की है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट, वयस्कों और साथियों से परस्पर क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है। हम जितना अपने साथियों से, वयस्कों के साथ जितना भी क्रिया करेंगे उतना ही हमारे अंदर भाषा का विकास होगा, भाषा को उतनी ही तीव्र गति से, क्योंकि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का सिद्धांत ही उन्होंने दिया है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के आधार पर ही भाषा का विकास संभव है, उन्होंने ये बताया, संभव हो सकता है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा नहीं सीखते, बिल्कुल गलत है। भाषा अर्जन करके ही, मतलब के माध्यम से ही कुछ भाषा को सीख सकते हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर यही है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जितना ही भाषा का विकास होगा उतना ही उसका स्वभाव बदलेगा। अगर उसके अंदर अच्छे एनवायरनमेंट में रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण अच्छा, तो उसके अंदर अच्छी पॉजिटिविटी, मतलब लैंग्वेज, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, तो उसके अनुसार उसका स्वभाव बदलता रहेगा। उसके संग अच्छे भाषिक वातावरण में रहता है तो उसका स्वभाव भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से उसके स्वभाव को बदल देता है, ये वाइगोत्स्की का कहना था। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं के बारे में किससे ज़्यादा संबंधित है? सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धंग वाले बच्चों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। नेक्स्ट, वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट, पठन अक्षमता के पर्याय है।
तो अधिगम क्षमता का जो राइट आंसर है कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। दोनों में, हम ये नहीं कहेंगे कि हम अधिगम क्षमता मंद बुद्धि वाले बच्चों में होती है, अधिगम अक्षमता सामान्य बुद्धि वाले बच्चों में होती है, अधिगम अक्षमता उच्च प्रतिभाशाली बच्चों में ही पाई जाती है। हर तरीके के बच्चों में पाई जाती है। किसी में अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसमें भी अधिगम अक्षमता होगी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। मान लो हम ये नहीं कह सकते कि हर सृजनशील बच्चा प्रतिभाशाली होता है या हर प्रतिभाशाली बच्चा सृजनशील होता है, हम ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये होता है कि ये दोनों ही बच्चों में पाई जाती है, सामान्य और प्रतिभाशाली दोनों ही बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। जैसे कि ये है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेटिया। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी कभी कभी होते हैं, प्रतिभाशाली के पढ़ने में मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, पठन संबंधी उनमें विकार पाया जाता है। जैसे कि वो हो गया अफ्रेजिया, मौखिक अभिव्यक्ति। कभी कभी होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जितनी पढ़ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा के माध्यम से उसकी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनमें भी ये रोग पाया जाता है। तो हर बुद्धि लब्धांक के बच्चों में अधिगम अक्षमता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया है, घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है, एक समाज की संस्कृति की आलोचना। बिल्कुल नहीं, आलोचना करने की प्रक्रिया है ही नहीं। घुलने मिलने से तो ना कहेंगे कि हम समाजीकरण होगा, एडजस्ट करेंगे, तो इससे भी नहीं। मित्रों के साथ सामाजिक, अब मित्र के साथ सामाजिक हम बनेंगे तो हमारा समाजीकरण होगा, संभव है ही नहीं। मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त वाक्य हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इस पे ही अंडरलाइन करना होगा, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा। अब इसी से सभी की, हम किसकी सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं, सभी की, यूनिवर्सल, सबके लिए ओपन है शिक्षा विद्यालय में। निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे उपयुक्त वाक्य है? पृथक नहीं, क्योंकि अलग अलग करने की बात कर रहा है ही नहीं और सभी की बात की जा रही है। समावेशी, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में हम बच्चों की स्तर, योग्यता, क्षमता, डेमोक्रेसी, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चों को केंद्र बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। सहयोगात्मक शिक्षा, सपोर्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं, कैसे सीखना है कैसे नहीं, बच्चों को इसमें अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा आदर होती है ये। तो समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या है कि इसमें सभी को एक साथ लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है, सभी के लिए शिक्षा होती है, सभी के लिए, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वेशभूषा के आधार पे, ना संप्रदाय के आधार पर, ना बुद्धि लब्धि के आधार पे बच्चों, और ना किसी विकार के आधार पे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित किया जाता है। ये नहीं हम कहेंगे कि जो विकलांग हैं या जो असक्षम बालक हैं वो अलग विद्यालय में जाए, उनको विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। सामान्य बालक को, विशिष्ट आवश्यकता बालक को, दोनों को एक साथ में रखकर एजुकेशन दी जा रही है, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनशाली तथा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसमें हम दो चीज़ें हैं, कक्षा में सृजनशाली छात्र एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कौन से ऐसे होंगे? आवश्यक हस्तक्षेप, सबसे आवश्यक हस्तक्षेप कौन सा है? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर? बिल्कुल नहीं, निर्भर करता है। उन्हें उनके प्रति सहानुभूति व्यवहार पर निर्भर करता है आवश्यक हस्तक्षेप? बिल्कुल नहीं। उन्हें अन्य छात्रों को पढ़ने की जिम्मेदारी देकर? आवश्यक हस्तक्षेप कुछ हद तक निर्भर करता है अन्य छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर, लेकिन इतना नहीं। तो इसका सबसे उपयुक्त और सबसे जो राइट आंसर होगा यही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्योंकि जो कक्षा में सृजनशाली और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं तो उनके लिए कुछ आवश्यक हस्तक्षेपों को अपनाना चाहिए। तो ये भी एक है कि उन्हें अन्य छात्रों की पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले, कुछ इनोवेटिव प्लान, कुछ प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ किया जाए, जिससे कि मतलब वो उनमें प्रतिभाशाली और सृजनशालिता का गुण विद्यमान रहे और वो कक्षा में बोरियत फील ना करके मतलब सक्रिय रूप में अपनी भूमिका वो निभाते रहें। तो इसके साथ साथ तो इसमें सबसे जो राइट आंसर यही होगा कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित तथा प्रेरक निर्देशन के
तरीके का उपयोग कराकर उनमें आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया हो इस सेक्शन में और क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया हो। अब अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू।